जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरल गणित पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के कारण राजस्थान बोर्ड ने सिलेबस में कुछ कमी करी और उसके बेस पर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है। तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके साथ साथ देखेंगे कि पेपर का जो पैटर्न है इस बार वो किस टाइप का रहता है, किस तरह आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस पेपर का PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो परीक्षार्थी स्वयं अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। सेकेंड है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। थर्ड है आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक। देन नेक्स्ट फोर्थ है आपके पास जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे हैं। फॉर द क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कॉन्टिन्यूटी। देन नेक्स्ट आपके पास है प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दिया गया है कि इफ देयर इज एनी एरर, डिफरेंस, कॉन्ट्राडिक्शन इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चंस ऑफ अ हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड। ये ध्यान रखना, अगर हिंदी और इंग्लिश के अंदर अगर आपके पास इंग्लिश वर्जन में कोई भी मिस्टेक होती है तो हिंदी वर्जन जो है उसका वो ही बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का नामांक क्रमांक अवश्य लिखें। राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्नों का अंक बार निम्नानुसार है। वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर द क्वेश्चन एज इट फॉलो। तो 5 पार्ट में आपको दिया गया है। पहला भाग जो है, अब पहला पार्ट जो है आपका खंड ए या सेक्शन ए, इसमें आपके पास टोटल 20 क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, टोटल 20 क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन जो है इसके 10 भाग है, 1 से लेके 10 तक। हर एक का मार्क्स जो है, हर एक जो है वो 1 नंबर का है और 2 से लेके 11 तक के जितने क्वेश्चन है वो सब भी 1 नंबर के हैं। ठीक है, ऐसे करके टोटल इन्होंने दिया है अंक प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर टोटल नंबर। इसी तरह से आपके पास 2 नंबर के 8 क्वेश्चन है तो इनका टोटल जो नंबर है, कुल अंक जो है वो आ जाएंगे 16। इसी तरह से 4 अंक नंबर का जो क्वेश्चन है उनकी संख्या है 4 और ऐसे करके ये बनते हैं आपके पास 16। इसी तरह से 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो उनकी संख्या है 2 और 6 नंबर के जो क्वेश्चन है उनकी संख्या है 3। यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, 20 से 28 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आंतरिक विकल्प मतलब जिसमें और वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन इसने दिया, पहला पार्ट जो है सेक्शन ए, इसमें दिया है cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम करते जाएंगे, आप भी अपनी प्रैक्टिस एक बार देख लीजिएगा कि आपको कितना अभी तक आता है। नहीं आता है तो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है आपको। तो आप देख सकते हो tan इनवर्स अल्फा और cot इनवर्स अल्फा। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी सा है क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं cot π/2, cot π/2 ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। और cot π/2 का मान कितना होता है आपको पता है, कितना होता है इसका मान। जैसे tan π/2 का होता है 90, तो cot π/2 का कितना हो जाता है 0। क्लियर, तो ये इसका आंसर होगा। तो cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा इस वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि अवयव ए आई जे 2 × 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो टोटल आपको एलिमेंट्स बताने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, तो टोटल 8 इसमें एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 8 एलिमेंट होंगे। तो अभी तक तो जो क्वेश्चन दिए इन्होंने 2, वो अभी तक थोड़े से ठीक लग रहे हैं। फर्स्ट के दोनों पार्ट इजी से हैं। यदि सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ये आपको दिया गया है तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है अवयव ए अव्युत्क्रमणीय अवयव है यानी कि नॉन सिंगुलर है। कब कहलाएगा, जब कंडीशन क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होगा। ये वाला तो केस बन ही नहीं सकता, ये दोनों तो वैसे भी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो आप इसे सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो 0। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो आपके पास 0 नहीं हो। ध्यान रखना 0 नहीं होगा तो फिर कोई दूसरी वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फलन y बराबर cos रूट x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन होगा।
तो डी वाई बटा डी एक्स आपको पता है कितना होता है, डी वाई बटा डी एक्स। कॉस एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स और साइन रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। तो माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू कॉट रूट एक्स का। ठीक, देन इसके बाद आपको ये फिफ्थ था, सिक्स पार्ट में दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि आपको ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 2 पर। कर्व की इक्वेशन आपको ये दी गई है, तो बड़ा ही सिंपल सा है, डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे और x की जगह 2 पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बात आती है log x की। तो आपको पता है log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइलेट लगाना पड़ता है। तो log x को 1 से मल्टीप्लाई करके हम आइलेट लगाएंगे, आइलेट। ठीक, इनवर्स, लॉग, अर्थमेटिक, एल्जेब्रिक, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। देन आपके पास आता है अवकल समीकरण का क्वेश्चन, जो कि बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। इसमें आपको कोटि और घात बतानी है, यानी कि इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो बड़ा ही सिंपल सा है, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर। उसके बाद डिग्री, जिस हाईएस्ट पावर की हम बात कर रहे हैं उसकी जो पावर होगी वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी घात, जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इसका परिमाण होगा। परिमाण के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, यानी कि इसका वेक्टर होगा जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी जो है वो मैं इसको मान रहा हूँ, यहाँ पर 1 1 1 है, तो आपके पास आ जाएगा √3। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका अगर इकाई परिमाण की बात करेगा तो यूनिट वेक्टर ये निकलेगा, और सिर्फ इसकी बात करेगा तो वो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी ए एंड बी बराबर होगा, तो ये आपका 10th क्लास का ही है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए एंड बी। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। फॉर्मूले में पुट करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है, अच्छा दूसरा, इसके अंदर यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला, यानी ये फॉर्मूला आपको यूज में नहीं लेना है, ये एक्चुअली 10th क्लास वाला भी है। और यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपके पास 1 नंबर का है। एक 4x4 क्रम का इकाई अवयव लिखे, यूनिट मैट्रिक्स लिखनी है जिसका ऑर्डर जो है वो आपके पास 4/4 है। नेक्स्ट आपके पास है सारणिक में अवयव 5 का उपसारणिक लिखिए, तो इसका अपोजिट जो होता है वो इसका आंसर बन जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट आपके पास है, यदि बिंदु ए बराबर इतना है, बी इतना है, सी इतना है, संरेख है यानी कि कोलिनियर है, तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा है, कोलिनियर होते हैं तो आपके पास कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि कोलिनियर होने पर उसकी कंडीशन क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए, यानी डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री विथ रेस्पेक्ट ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो बड़ा ही सिंपल सा है, यहाँ पर आपको पता है x डिग्री है, तो सबसे पहले डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई x बटा 180। तो इस x डिग्री की जगह तो पहले हम लिखेंगे पाई x बटा 180 और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x का मान लिखिए। तो यहाँ पर मान जो है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन जाता है, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन तीनों फॉर्मूलों को देख सकते हो आप। 1 माइनस cos 2x आपको चाहिए, 1 माइनस cos 2x ये साइन के लिए होता है, और ये वाला पार्ट जो है ये आपके पास cos के लिए होता है। तो इसको अपन किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, tan की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर आपको ध्यान से देखा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको दिख रहा होगा ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, यानी कि वृत्त की समीकरण यहाँ पर दी गई है।
दोस्तों कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने पूरे एक वन शॉट में सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप एक बार आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके 12th क्लास के जितने भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं वो देख सकते हो। इसमें इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने वन शॉट डाल रखे हैं, यानी कि अगर आप देख लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसका और इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आई को आई से इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से करना है और 4 को 4 से करना है। ठीक, सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात यानी कि उनके डायरेक्शन रेशियो आपको दिए हुए हैं तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देन आपके पास है अवकल समीकरण dy बटा dx बराबर साइन एक्स माइनस एक्स को हल करने पर y का मान कितना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ अभी तक मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन, एक उसमें भी आया हुआ था क्वेश्चन आपका जब ऑर्डर और डिग्री और ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना था। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है। अब ये सीधा सीधा से दिख रहा है कि ये 10 का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता है d बटा डी एक्स, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स x, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 1 की जो वैल्यू है वो 1 दिख रही है, तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला 10 का बन रहा है। तो फर्स्ट पार्ट जो है अभी तक का इजी है, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है आपके वो अभी तक इजी है। तो इसमें से अगर अपन मान के चलें कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी है तो आप इजीली 15 प्लस गेन कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है सेक्शन बी। तो यहाँ पर भी देखो, अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। देन इस वाले 10 से उसको कैंसिल करना है, तब आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है, ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 2 माइनस 1 3 2 और बी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान रखना, ए स्क्वायर यानी कि आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। कंडीशन पता होनी चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल, तब जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो आपको पहले तो ए स्क्वायर फाइंड करना है, फिर उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सारणी के बराबर इतना है तो प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सहखंड लिखना है, यानी कि इवेल्युएट द डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू दिस, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। माइनर और कोफैक्टर आपको लिखने हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि सी की जो वैल्यू है, यानी कि कोफैक्टर, यहाँ पर सी का मतलब है कोफैक्टर, जो कि होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, संतता का परीक्षण आपको करना है। किस पर, x इक्वल टू 3 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, cos क्यूब x। दोस्तों समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन की वीडियो मैंने डाल रखी है, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक, मतलब ये जो पेपर है इंटीग्रेशन के, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली कवर कर सकते हो एक वीडियो से भी। तो कॉस की पावर जब आपके पास ऑड नंबर होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स हम इसको लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये आपके पास कॉस एक्स आ गया। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स को टी पुट कर दो, ये टर्म बन गई, आंसर आ रहा है सीधा सीधा सा। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल कीजिए। यानी कि आप सीधा सीधा देख सकते हो, डी एक्स को डी एक्स के पास भेज दो, यानी इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, दोनों का समाकलन कर दो। तो अवकल समीकरण का एक दो नंबर फोकट के, मतलब इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर भी 10 बन रहा है और इधर भी 10 ही बन रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन भी हमने देखा था, कहाँ गया, इसमें नहीं, इसके पहले वाले पार्ट में था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक बिंदु दे रखा है, इससे जाने वाली एक सदिश है, इसके समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, यानी फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। इसका भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि बी की प्रायिकता जो है 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है वो है आपके पास कितनी, 7/11। तो आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो आप यहाँ पर यूज में ले सकते हो। ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो गया आपके पास,
ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसको आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन सी जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब पहला क्वेश्चन है, अब आप बताओ इसमें ये क्वेश्चन यानी आपके बुक का एग्जाम्पल ही देखने को मिल रहा है, शायद एग्जाम्पल ही आई थिंक आपकी बुक का है, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 2x का। तो दो ऑप्शन है, या तो आप इसको इधर भेज दो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि इसको दोनों को 10 में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसी का या तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप, नहीं तो फिर दूसरा क्वेश्चन करो। इसमें क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 21। आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है, यानी अंतराल ज्ञात करना है जिसमें ये फलन जो है ये वर्धमान है और ह्रासमान है। वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। आपके पास नेक्स्ट है वक्र यानी कर्व की इक्वेशन दे रखी है, स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर है। सिंपल सी बात है, दोनों का समांतर है तो यानी कि इसका जो स्लोप होगा m1 और उसका जो स्लोप होगा m2, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। दो रेखाओं के समीकरण जो है वो दोनों, दो रेखाएं आपस में अगर समांतर है यानी कि पैरेलल है तो उनका स्लोप जो है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें इसी के सेकंड पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन जो था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपको दिया गया है, एक सदिश घेरा एक सदिश घेरा, इन दोनों के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट सीधा सीधा यहाँ पर लग रहा है। तो एक बिंदु दे रखा है P, एक बिंदु दे रखा है Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 वाला डिवाइडेड बाय m प्लस n वाला जो फॉर्मूला था आपने पढ़ा है, उसके बेस पे आप इसको कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है, एक रेखा है 2x प्लस वाई बराबर 4 और x अक्ष और कोटि x बराबर 0 और x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल सा आप देख सकते हो, है ना। इसके बाद आपके पास ये भी आपके पास किस चैप्टर का हो गया, ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। ठीक है, यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग वाला। ये क्वेश्चन देखो आप, कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है इसने, मक्खन क्वेश्चन है 4 नंबर का। मतलब देखते आंसर आ रहा है, इस पूरे को y मान लो उठा के और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आंसर आ रहा है। बस dy बटा dx तो निकालना ही है। अगर आप इसको देखोगे भी तो ये तो वाई स्क्वायर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ log x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से ये तो कट जाएगा, तो ये कितना बन गया log x प्लस वाई, और इधर आपको दे रखा है वाई स्क्वायर, दोनों का dy बटा dx निकाल लो, बस हो गया सॉल्व। ये तो पूछा था इसने क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके पास आता है सेक्शन डी, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितने 5 नंबर का है। आगे सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, यानी कि आपको 3 समीकरण दे रखी है और आपको क्या निकालना, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड से, यानी कि इसको मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला, नहीं तो वीडियो देख लेना, डाल रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि अवयु a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर है, यानी कि आपको मैंने पहले ही कहा था अभी की मल्टीप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है o बराबर इतना है और i बराबर इतना है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। और लास्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। एक विशेष समस्या को a और b स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता इतनी है और इतनी, दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी चाहिए कि पहली की समस्या हल हो जाती है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, और दूसरा है उनमें से तथ्य कोई एक समस्या हल कर ले। ठीक, या तो ये क्वेश्चन करो, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन, एक सिक्के को इस प्रकार अभिनत किया गया है कि सिक्के पर चित आने की संभावना जो है, पट आने की संभावना की 3 गुना है। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। वीडियो डाल रखा है, एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली देख सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन क्या थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved and then exactly one of them solve the problem. ठीक, नेक्स्ट आपके पास आता है सेक्शन ई, और इसमें आपको दिया है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे log π/2 वाला क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होगा कि 0 से a f(x) x वाली जो प्रॉपर्टी है,
0 से a एफ ऑफ एक्स वाली जो प्रॉपर्टी आपको पता होगा, हम क्या करते हैं x की जगह लिख देते हैं a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी ये वाली, ठीक। देन आपको दिया है समाकलन निकालना है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ी सी अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा अच्छे से, आपके फंडामेंटल क्लियर है, तो क्वेश्चंस बहुत इजी है। मतलब आप इजीली अगर अपन माने 80 में से कितने नंबर गेन कर सकते हो, अगर हम इसकी बात करें तो इजीली आप 45 50 प्लस अभी भी, मतलब अभी भी आपकी तैयारी जिस हिसाब से है वो तो आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता, बट फिर भी जिस हिसाब से पेपर बना है तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप 45 50 प्लस आराम से गेन कर सकते हो, आराम से गेन कर सकते हो। इस तैयारी में भी थोड़ा सा और एफर्ट डालोगे तो आराम से आपके 60 टू 70 प्लस आराम से देखने को आपको मिलेंगे, थोड़े से एफर्ट की बात है। सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर साइन पी कॉस क्यू एक्स टेन थीटा बराबर p बटा क्यू पर उच्च, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रूव दैट, ये तो दोनों सेम क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है। तो ये आपका एक पेपर था जो कि बोर्ड ने निकाला है। एक क्वेश्चन और हल कीजिए, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये, यानी आप देख सकते हो ये किसका अवकल समीकरण का शायद क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है डी वाई बटा डी एक्स वाई बटा एक्स प्लस टेन वाई बटा एक्स आपको निकालना है। दोनों में से एक क्वेश्चन कोई भी करना है, या फिर आप देखो तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी सा लग रहा है देखने में। क्यों लग रहा है? क्योंकि सेक एक्स का अवकलन जो है वो कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का जो है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। फिर इसका एक बार और अवकलन कर दो तो ये टर्म्स जो आपको चाहिए वो देखने को मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसमें दे रखा है रेखा आर यानी कि सदिश के रूप में जो दे रखी है आई बराबर, ये आपके पास एक है, ये वेक्टर ए की फॉर्मेट है, ये लैम्डा है, और ये वेक्टर बी की फॉर्मेट है। यहाँ पर भी ये है। इन दोनों के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी आपको जो है वो ज्ञात करनी है। इसके बाद 3D का एक चैप्टर, 3D के चैप्टर से भी एक छोटा सा क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पर, x माइनस 4/1 और y प्लस 3/-4 z प्लस 1/7, इस तरह से दो आपको रेखाएं दी गई। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है। ये तो सिद्ध भी करना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और इसके बाद इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। या तो ये कर सकते हो, या आप ये लिख सकते हो कि एक बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बिंदु है, ये रेखा है, इस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस whose vector equation आर दिस, एंड देन प्रूव दैट द लाइंस दिस एंड दिस intersect each other, find the coordinates of their intersecting point, and the next one is find the length of perpendicular drawn from the point this on the line। ये मैंने एक रफ एग्जांपल आपको दिया है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा क्वेश्चन देखकर कि कहाँ पर आप अभी स्टैंड करते हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, इनमें से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9448347, 820 944 8347, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो यहाँ पर आप मुझे एक मैसेज छोड़ सकते हो कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और इस वीडियो का अगर आप इन मॉडल पेपर का अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे बता देना, ताकि हम एक लाइव क्लास आकर आराम से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा आपको, और आपके कोई डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट ऐसा है जो अभी भी आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक हैं जो आपके अभी भी क्लियर नहीं। तो वैसे अगर देखा जाए मॉडल पेपर की हम बात करें तो अभी तक जितना मैं इसको देख पाया हूँ पेपर को, पेपर ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें जब तक आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।